गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारा थर्ड मॉक क्विज है, तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। और फेस्टिवल वगैरह भी दिवाली का था, तो उसके लिए भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और सभी लोगों ने इंजॉय भी किया होगा। लेकिन अब पढ़ाई वगैरह पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो आइए हमारे साथ और देखते हैं क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन दिया गया है कि किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो जो मादक द्रव्य व्यसन है उसके परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया है, क्योंकि ये आपके पीजीटी सिलेबस में भी है। मादक द्रव्य व्यसन, अपराध और ये सब सारी चीजें हैं, तो वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसमें देखिए, सदरलैंड, बेंडुरा, एकर्स, बर्गेस और अब्राहम विल्कर। तो चारों ऑप्शन एकदम लग रहे हैं कि जो है सदरलैंड होगा, क्योंकि रिलेटेड है वो व्हाइट कॉलर क्राइम से। और इसमें बेंडुरा भी नया नाम है, अब्राहम बिल्कर भी हैं, कर्स एंड बर्गेस हैं, तो ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट में डाला गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन सी, एकर्स एवं बर्गेस ने। ठीक है, मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रही हूँ यहाँ पे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो सामाजिक पितृत्व यानी सोशल फादर, ठीक है, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सोशल फादर को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन इस पे और भी बन सकता है कि पूछा भी गया है कि वृद्ध जनों के लिए या वृद्धों का अध्ययन करने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे जीरेंटोलॉजी होता है। लेकिन जो सोशल फादर यानी सामाजिक पितृत्व, इसका जो इस शब्द का प्रयोग करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसको पेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कई बार पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर नोट भी कर लीजिएगा। अगला इसमें है समूह से रिलेटेड है कि समूहों को ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक कार्यों में किसने विभाजित किया, यानी दो प्रकार के समूह की चर्चा की गई है, ऐच्छिक और गैर ऐच्छिक। ठीक है, तो इसको किसने किया है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें आशा है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इसका आंसर जान भी गए होंगे। ठीक है, तो ये होगा लेस्टर वार्ड। ठीक है, लेस्टर वार्ड यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने यह मत व्यक्त किया कि वर्ग स्थिति को न केवल उत्पादन के विशिष्ट स्वरूप के आधार पर, बल्कि उस सामाजिक संरूपण जिसका कि वह एक अंग है के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नई प्रकार की ये परिभाषा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स लुइस अल्थूजर। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सांस्कृतिक तत्व निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। तो जो संस्कृत का तत्व है वो निम्नांकित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें परिवार है, मूल्य है, पोशाक और व्यवहार के ढंग। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स संस्कृत का तत्व, इसमें परिवार जो है नहीं है संस्कृत का तत्व। इसमें जो पहनावा होता है वो भी हमारी कल्चर से रिलेटेड होता है। देखिए, जब कभी कभी अभी देखिए दिवाली था या करवा चौथ होता है, तीज होता है, तो हमारे यहाँ जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज्यादातर देखिए साड़ी पहनती हैं। ठीक है, वो चाहे तो सूट वगैरह भी पहन लेती हैं, लेकिन जो हमारा कल्चर है, पहनावा है, पोशाक है, या जैसे शादियों में लहंगा है, पुरुष जो है वो शेरवानी या कुर्ता पैजामा, तो इस टाइप के जो पहनावे हैं, पोशाक हैं, वो भी हमारी कल्चर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे हमें क्या पहनना है। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, हर आदमी अपना फ्रीडम है, कुछ भी पहन सकता है। और मूल्य जो हमारे मान है, प्रतिमान है, ठीक है, बड़ों का आदर है, सम्मान है, जो हमारा व्यवहार का ढंग होता है। ठीक है, तो ये भी हमारी कल्चर को डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार का व्यवहार, कैसे किससे बिहेवियर हमारा है। ठीक है, तो व्यवहार का ढंग हो गया, मूल्य, प्रतिमान, पोशाक, ये सब संस्कृत का तत्व है। ठीक है, लेकिन जो परिवार है ये नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, परिवार। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पलायन विवाह एक प्रकार है। तो जो पलायन विवाह है जनजातियों का, जनजातियों में भी विवाह के प्रकार पाए जाते हैं, जैसे हिंदू विवाह है 8 प्रकार के, तो इसमें पलायन विवाह एक प्रकार का कौन सा ये है जनजातीय विवाह। ठीक है, तो ये किस प्रकार का विवाह है पलायन, तो ये जनजातीय विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात पूर्वजों
ज्ञात पूर्वजों और दत्तक ग्रहण पुत्री और विवाह के जरिए इन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में हिंदू संयुक्त परिवार की व्याख्या किसने की है। ठीक है, तो जो ज्ञात पूर्वज है और दत्तक ग्रहण पुत्री के विवाह के जरिए उन पुत्रों से संबंधित रिश्तेदारों के समूह के रूप में जो हिंदू संयुक्त परिवार है उसकी व्याख्या किसने की थी फ्रेंड्स, तो वो की थी हेनरी मैन ने। ठीक है, हेनरी मैन यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। हेनरी मैन की फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वो थोड़ा सा मैं भी याद कर पा रही हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स प्रिमिटिव लॉ है। ठीक है, तो प्रिमिटिव लॉ इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अब मैं कंफ्यूज कहाँ पे हो रही थी, एक एशियंट लॉ है। ठीक है, तो एशियंट लॉ जो है वो एसी डायमंड की पुस्तक है और जो हेनरी मैन की है वो प्रिमिटिव लॉ है, और प्रिमिटिव कल्चर जो है वो टायलर की पुस्तक है। तो थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है इन सब चीज़ों में, लेकिन जब भी आप अध्ययन करिए तो उस समय सारी चीज़ें आपको एक बार में क्लिक कर जानी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस परिभाषा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। होमन्स का जो विनिमय सिद्धांत वो कौन सी प्रणाली पर आधारित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीजीटी इस प्रकार के क्वेश्चन भी अब पूछ रहा है। ठीक है, तो लगभग 110 क्वेश्चन तो लगभग आसान रहते हैं जो सभी लोग कर लेते हैं तुरंत, लेकिन जो उसके बाद जो रहते हैं 15 क्वेश्चन वो थोड़ा सा टफ बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें दिमाग लगता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार के नए क्वेश्चन को भी देखना है, क्योंकि विनिमय थ्योरी भी है पीजीटी में। तो होमन्स का जो विनिमय सिद्धांत है वो कौन सी प्रणाली पर आधारित है, तो सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि विनिमय सिद्धांत किसने दिया, तो होमन्स हो जाता है, बहुत आसान। लेकिन जब ये पूछ लेंगे कि होमन्स का विनिमय सिद्धांत कौन सी प्रणाली पर आधारित है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगमनात्मक कथनों पर, निगमनात्मक कथनों पर, कार्य कारणता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो होमन्स का जो विनिमय सिद्धांत है वो कार्य कारणता पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण के 6 निर्धारकों का उल्लेख किसने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामाजिक स्थिरीकरण के जो 6 निर्धारक हैं, मानदंड है, उनका उल्लेख किसने किया है, तो ट्यूमिन, मार्शल, पार्सन, सोरोकिन। ठीक है, तो ये किसने किया है 6 प्रकार के सामाजिक स्थिरीकरण का निर्धारक, तो ये किया है फ्रेंड्स, ये आपके ट्यूमिन महोदय ने। ठीक है, किसने किया है, ट्यूमिन महोदय ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, इसमें देखिए एक पुस्तक दी गई है, प्लूरिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो प्लूरिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी, ये जो पुस्तक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है फ्रेंड्स टी.के. उमन की। किसके है ये, टी.के. उमन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्लूरिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी। और एक पुस्तक ऐसे सेम और है, यूथ क्राइसिस करके है ना उनकी, किसकी पुस्तक है, इरिक्सन की है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के सामाजिकरण की बताया था, प्रकार बताए थे। तो उनकी है आइडेंटिटी एंड यूथ क्राइसिस। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो ये कौन सी है, प्लूरिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी, और उनकी कौन सी है, आइडेंटिटी एंड यूथ क्राइसिस करके है। ठीक है, तो वो है आपके एरिक एरिक्सन की, जो सामाजिकरण में दी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिलेटेड है, तो दोनों चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो पुस्तक है ये टी.के. उमन द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है, तो संघर्ष को फ्रेंड्स कैसे परिभाषित करेंगे, एक अचेतन प्रक्रिया के रूप में, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में, एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संघर्ष होता है वो क्या होता है, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में होता है। ठीक है, जब अचेतन होगा तब संघर्ष थोड़ी ना रह जाएगा, और निरंतर भी संघर्ष नहीं होता है। जब संघर्ष का निराकरण कर दीजिए तो संघर्ष समाप्त हो जाता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो संघर्ष क्या होता है, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में होता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निजातीय समूह, ठीक है, तो निजातीय समूह क्या करते हैं, इसमें एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं और विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं। ठीक है, जो समायोजन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी क्या है, दोनों सही है। ठीक है, तो ए और बी दोनों बहुत करेक्ट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
एक वैसी स्थिति जिसमें एक संस्कृत के लोग दूसरी संस्कृत से कुछ तत्व लेना चाहते हैं और अपने तत्व उसमें छोड़ना चाहते हैं। तो पीजीटी में इस प्रकार के क्वेश्चन हर जब एग्जाम होता है तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एकीकरण, आत्मसात, समायोजन या पर संस्कृति ग्रहण, तो क्या होता है, एक वैसी स्थिति जिसमें एक संस्कृत के लोग दूसरी संस्कृत से कुछ तत्व लेना चाहते हैं और अपने तत्व छोड़ना चाहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, पर संस्कृति ग्रहण, ठीक है। पर संस्कृति ग्रहण हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं कि खासी जनजाति, जो खासी जनजाति है ये कौन सी जनजाति, इसको क्या कहते हैं, मातृवंशीय, ठीक है। तो जो खासी जनजाति है अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, किससे मानते हैं फ्रेंड्स, पौराणिक महिला पूर्वजों से, किससे, पौराणिक महिला पूर्वजों से, क्योंकि ये मातृवंशीय जनजाति है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी एक प्रभु जात की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये प्रश्न है कि प्रभु जाति जो एम एस श्रीनिवास द्वारा बताई गई है, डोमिनेंट कास्ट, और जिसका इन्होंने अध्ययन किया था रामपुरा में, तो 2-3 प्रकार के क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या विशेषता नहीं है, तो आर्थिक प्रभुत्व ये था, भाई कोई प्रभु जाति है तो वहां पे जो जातियां हैं जब उनका आर्थिक प्रभुत्व होगा तो प्रभु जाति होंगी ही, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभुत्व तो भी होता है, ठीक है। अच्छी, एक अधिक अच्छी जो उनकी शैक्षिक परिस्थिति होती है तो ये भी एक प्रभु जाति की विशेषता है, लेकिन उच्च सांस्कारिक परिस्थिति ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी नहीं होगा, बाकी ये आर्थिक प्रभुत्व होगा, सांस्कृतिक प्रभुत्व उनका होगा और उनकी अच्छी शैक्षिक परिस्थिति भी होगी, ठीक है, लेकिन सांस्कारिक परिस्थिति ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मैसूर, मैसूर की ओकालिंगा जाति का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो मैसूर की ओका लिंगा जनजाति थी वो किस अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पे क्या थी फ्रेंड्स, अभी बताया मैंने मैसूर की जो ओकालिंगा जाति का, तो ये प्रभुत्व जाति के लिए, डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला है क्षेत्रीय असमानताओं, क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है। तो जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उनमें क्या संकेत है ये बताना है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन, कुशल जनशक्ति, जनसंख्या का आकार या संतारुण राजनीतिक दल, तो क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें, ए बी सी, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन भी होता है, कुशल जनशक्ति भी होती है वहां की, और जनसंख्या का वहां का आकार घनत्व भी होता है, ठीक है। तो ये आपका बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अस्थिरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया, तो जो अस्थिरीकरण है उसका व्यवहारिक विश्लेषण का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है फ्रेंड्स, तो ये किया है किंग्सले डेविस ने। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थिरीकरण का व्यवहारिक विश्लेषण सिद्धांत, तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है इसमें कि किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, दाय भाग और मिताक्षरा से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, मैं बता दे रही हूँ कि जो दाय भाग है वह किसके द्वारा दिया गया है, जो जो दाय भाग का सिद्धांत है वो विज्ञानेश्वर के द्वारा दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और मिताक्षरा है वो जीमूत वाहन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को। और इसमें सॉरी, तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा मिताक्षरा का नियम, यानी इसमें जो है इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो परिवार की संपत्ति है वो परिवार के सदस्य का जन्मजात अधिकार हो जाता है, लेकिन जो दाय भाग होता है, दाय भाग में क्या होता है कि पिता के जीते जी वहां पे संपत्ति नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिताक्षरा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपने सबके यहाँ उत्तर भारत में जो है ये मिताक्षरा का नियम ही प्रचलित है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स दाय भाग का जो ये दाय भाग जो है वो सिर्फ जो है आपके वेस्ट बंगाल और असम में ही है, ठीक है। तो 2 जगह पे ही दाय भाग का नियम पाया जाता है, और जो कि मिताक्षरा है ये ऑल ओवर इंडिया में प्रचलित है, ठीक है। तो मिताक्षरा का नियम में जो है प्रत्येक सदस्य यानी जो है जन्मजात अधिकार होता है संपत्ति में पिता के, ठीक है। तो पारिवारिक संपत्ति में जब जन्मजात अधिकार होता है किसी का तो मिताक्षरा का नियम है, जो दाय भाग है वो जो है पिता के मृत्यु के बाद संपत्ति का जो है बंटवारा होता है। तो दाय भाग कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल और ये आपके असम में, बाकी हर जगह जो है ये मिताक्षरा का ही नियम लागू है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो इस पे 3-4 प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं, मैंने वैसे आपको बता दिया, आप नोट भी कर लीजिएगा इसको, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 20 देखते हैं कि इरावती कर्वे के अकॉर्डिंग दक्षिण भारत में जन्म के परिवार तथा विवाह के परिवार के मध्य कोई निश्चित
विभिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि तो यहाँ पे क्या है, चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन जो है, ग्रामीण बहिर्विवाह, द्रविड़ संस्कृति मूल्य या वैवाहिक जो कर्मकांड में उनकी थाली व्यवस्था की प्रमुखता। तो ये क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो चचेरे ममेरे यानी क्रॉस कजिन जो मैरिज पाई जाती है वो इनके अकॉर्डिंग बताया गया कि चचेरे ममेरे भाई बहनों के मध्य विवाह का प्रचलन। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं ऐसे परिवार को फ्रेंड्स, इसको कहते हैं सजातीय परिवार। क्या कहते हैं, सजातीय, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे मैच करना है, विवाह के प्रकार हैं और समुदाय हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे क्रॉस कजन, पैरेलल कजन और बहुपद विवाह, अनुलोम विवाह, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें होगा। देखिए ए का थर्ड, यानी जो क्रॉस कजन है दक्षिण भारतीय, जो अभी इरावती करवे जी वाला, चचेरे ममेरे भाई बहनों। ठीक है, और बी का वन पैरेलल कजन, ये मुस्लिम में पाया जाता है। बहुपद विवाह ये सी का फोर हो जाएगा, यानी नीलगिरी पहाड़ियों की जो टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया था, मंडलबाम महोदय ने। ठीक है, मंडलबाम महोदय ने नीलगिरी पहाड़ियों का अध्ययन किया था, वहां की टोडा जनजाति का। तो ये क्या था, बहुपद विवाह। और जो अनुलोम विवाह है वो क्या होगा, द्विज जातियां जो है। ठीक है, अनुलोम विवाह, तो अनुलोम और विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार के विवाह पाए जाते हैं ना, तो ये जो है ये भी है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका डी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है, किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मत का विश्लेषण संस्कृत के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये किसने कहा है, जो है ये नया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मत का विश्लेषण संस्कृत के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये किसने किया है फ्रेंड्स, स्टुअर्ट हॉल महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले अपने अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। उपयुक्त कथन किसका है कि संस्कृति जीवन डिजाइन है जिसमें किसी विशेष समाज के सदस्यों का विश्वास पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया भी हुआ है कि संस्कृत क्या है, जीवन डिजाइन है। ठीक है, इसमें विशेष समाज के सदस्यों का विश्वास पाया जाता है। तो ये किसने कहा है संस्कृत जीवन डिजाइन है, ये कहा है क्लूकोन महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना ही क्या है, किसी को उसके भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना क्या कहा जाता है, पूर्वाभासी समाजीकरण। ठीक है, पूर्वाभासी समाजीकरण इसको कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे किसी लड़की की शादी नहीं हुई है, वह पहले से ही क्या कर रही है, साड़ी पहनने की कला को सीख रही है, तो ये क्या है, पूर्वाभासी समाजीकरण, यानी उसको भविष्य की भूमिका के लिए अपने तैयार हो रही है। ठीक है, तो भविष्य, या कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो डॉक्टर बनने से पहले ही वो सारी चीजों को सीख रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पूर्वाभासी समाजीकरण। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, किसका कार्य सांस्कृतिक उद्योग यानी दी कल्चरल इंडस्ट्रीज, ठीक है, से संबंधित है। तो मार्गरेट मीड, एडोर्नो, जॉनसन, ठीक है, और डेनियल बेल। तो ये किसका है, ये है डब्ल्यू एडोर्नो का। ठीक है, सांस्कृतिक उद्योग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया प्रीवियस ईयर में, नेट वगैरह में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला है कि किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किया। तो किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत कंफ्यूज करता है, कोजर, कॉलिंस, दुर्खीम, हैबरमास। ठीक है, तो किसने अपने सिद्धांत में अनुष्ठान की अवधारणा का प्रयोग किया है, तो ये किया है कॉलिंस महोदय ने। किसने किया है, कॉलिंस महोदय ने, संघर्ष सिद्धांत से रिलेटेड है ये। अगला है इसमें कि सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया। तो ये किसने किया है फ्रेंड्स, ये किया है गर्थियोंग मिल्स महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया भी हुआ है। ठीक है, इन्होंने सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संबंध में इन्होंने परिभाषित किया था। अगला इसमें है फ्रेंड्स कि अगर कोई पिता अपने बच्चों को किसी कार्य के लिए डांटता या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा, और उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सत्ता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सत्ता कहते हैं। कि अगर कोई पिता या माँ अपने बच्चे को किसी गलती के लिए डांटती या मारती है तो क्या है, वो वैध है, क्योंकि वो उसकी सत्ता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, सत्ता कहा जाएगा। इसमें शक्ति भी है, प्रभुत्व भी है, एक दो दोनों है, लेकिन नहीं,
वहां पे क्या होता है, वो सत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज का कि किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आया भी हुआ है प्रीवियस में, इसको हमने सॉल्व भी किया था बहुत पहले ही, कि किसने कहा है कि जो सामाजिकरण है वह विकास की एक प्रक्रिया है। तो अरस्तू, रूसो, लॉक, स्टेसी, तो किसने कहा है फ्रेंड्स, ये किया है स्टेसी महोदय ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेसी जी क्या कहते हैं कि सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्विज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। आशा है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।